नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका साथी, ट्यूटर, मोटिवेटर राहुल चौधरी। प्रिय साथियों, आज अपन राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में पूछा जाता है। और स्पेशली वीडियो मेंस में तो लिखा हुआ है राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं और विकास कार्यक्रम। तो आज अपन राजस्थान सरकार की बेहद ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। और यकीनन मानिए, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलिए, उससे पहले टॉप 10 का 4 पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। और 3 पार्ट यदि आप देख लेते हैं तो आर्थिक समीक्षा और ज्योग्राफी में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपको आता है। और आज पार्ट 4 जैसे कि राजस्थान सरकार की योजनाओं का है, तो ये भी आपके एग्जाम में आपको पता है ब्रह्मास्त्र साबित होगा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों का आंसर बहुत अच्छे थे, तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन था उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन था कि भारत की नवीनतम टाइगर परियोजना कौन सी है। राजस्थान की पूछे तो अलग होगी, भारत की पूछे तो अलग होगी। राजस्थान में 4 टाइगर परियोजना है। राजस्थान की नवीनतम या चौथी टाइगर परियोजना है रामगढ़ विषधारी, ठीक है, जो बूंदी में है। बूंदी, कोटा और भीलवाड़ा में 3 जिलों में फैली है, स्पेशली बूंदी में। ये तो राजस्थान की चौथी, और राजस्थान में 5वीं प्रस्तावित है। कहां? तो राजस्थान में केला देवी, ठीक है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में, वो आपको 5वीं प्रस्तावित है टाइगर परियोजना के रूप में। अभी 4 है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ रहे भारत में कितनी है? भारत में 53 है। भारत में कितनी है? 53 है। और 53 कौन सी है? गुरु घासीदास, ठीक है, जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो भारत में अभी कितनी टाइगर परियोजना है? 53 टाइगर परियोजना है। चलिए एक एक करके टाइगर परियोजना का कंसेप्ट देख लेते हैं। ये डिटेल से क्यों बताया जा रहा है आपको? आपके सिलेबस में लिखा है, इंडिया ज्योग्राफी के सिलेबस में लिखा है वन और वन्य जीव और पारिस्थितिकी, उसमें यह भी आता है, टाइगर परियोजना भी आती है। चलिए, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत। तो भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को हुई। एक तो यह ध्यान रखें। भारत में कितनी टाइगर परियोजना है? तो भारत में 53 टाइगर परियोजना है। भारत में कितनी बताओ? 53 टाइगर परियोजना है। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और टाइगर का यदि आपसे पूछेंगे साइंटिफिक नेम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। और टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय बाघ दिवस, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्योंकि 29 जुलाई 2010 को पहली बार बाघों को बचाने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, इसलिए 29 जुलाई को टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। और आपसे पूछिए भारत की पहली टाइगर परियोजना कौन सी थी? तो जिम कार्बेट, जो उत्तराखंड में है, ये भारत की पहली टाइगर परियोजना थी। भारत में अभी कितनी टाइगर परियोजना है? 53 टाइगर परियोजना है, ठीक है। और 53 कौन सी है? गुरु घासीदास, जो 2022 में, और ये छत्तीसगढ़ में। भारत की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना कौन सी है? क्षेत्रफल के अनुसार नागार्जुन श्रीशैलम है, जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। भारत की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी टाइगर परियोजना कौन सी है? पेंच, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक टाइगर किस आपको प्रोजेक्ट में पाए जाते हैं? ठीक है, तो बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट है जहां सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, कर्नाटक में। सफेद टाइगर कहां देखने को मिलते हैं? तो बांधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट है, एमपी में, यहां पर सफेद टाइगर देखने को मिलते हैं। और बाघों के लिए कौन टाइगर परियोजना का दर्जा कौन देता है? ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जिसका गठन 2005 में हुआ था, कार्य प्रारंभ 2006 में किया था, और पर्यावरण और जलवायु मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके द्वारा एनटीसी, राष्ट्रीय टाइगर बाघ, आप सुनेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ही बाघ परियोजना का दर्जा दिया जाता है। आपसे ये बाघ की गणना प्रत्येक 4 वर्ष बाद होती है। बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्ष बाद होती है। पहली बार बाघों की गणना 2006 में हुई थी, और अभी 4 बार, पहली बार 6 में, फिर 10 में, फिर 14 में, और फिर 18 की रिपोर्ट आई थी 19 में। 29 जुलाई 2019 को चौथी टाइगर परियोजना थी। कौन सी बताओ? चौथी, आपको तो कह सकते हैं टाइगर सेंसस थी, चौथी बाघ गणना थी। तो भारत में अभी पहली टाइगर बाघ गणना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, हर 4 साल में होती है। चौथी कब हुई? 18 में। उसके आंकड़े कब आए? 29 जुलाई को आए थे, कि 29 जुलाई को आपको टाइगर दिवस मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर है? तो 2967। ये चौथी टाइगर आपको गणना के अकॉर्डिंग आपको रास्ता पूरे भारत में कितने बताओ? 2967 टाइगर है, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश आगला, जो जोधपुर के हैं, ठीक है। सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं?
एमपी में पाए जाते हैं 526, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। पूरे विश्व के 80% बाघ कहां पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। पूरे विश्व के 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों में भारत पहले स्थान पे। राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। पहला रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है सवाई माधोपुर में 1973-74 में घोषित किया गया। दूसरा सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है जो अलवर में 1978 में घोषित किया गया। तीसरा आपसे पूछेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट है जो 2013 में, नेशनल पार्क तो 2012 में, टाइगर प्रोजेक्ट 2013 में घोषित किया गया था, ठीक है, 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था, जो आपको था कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ में फैला है, 4 जिलों में फैला है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले चौथा और नवीनतम कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट है जो बूंदी के साथ साथ कोटा और भीलवाड़ा में भी फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2022 में इसको घोषित 21 मई 2022 को, ठीक है, रामगढ़ विस्तारी को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। और 5वां प्रस्तावित है केला देवी जो करौली में है, ठीक है। तो ये टाइगर का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में इंडिया ज्योग्राफी में वन और वनस्पति लिखा हुआ है, पारिस्थितिकी भी लिखा हुआ है, तो वहां से आपसे क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स का दूसरा क्वेश्चन था पैसा एक्ट, पैसा एक्ट, ठीक है। पैसा क्या है? पंचायती राज आपके सिलेबस में 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज का एक्सटेंशन किया गया, कहा? शेड्यूल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया गया। तो बताओ पैसा एक्ट किस कमेटी की सिफारिश पर लागू हुआ? तो दलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पैसा एक्ट लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, ठीक है। और कितने राज्यों में लागू हुए? तो 10 राज्यों में लागू हुए। नाम पूछ सकते हैं 10 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। याद कैसे रखे 10 राज्य? आसान है। हिमाचल प्रदेश से शुरू करो, हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, एमपी, गुजरात का पड़ोसी महाराष्ट्र, गुजरात का पड़ोसी है महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, और ये कौन सा? हिमाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पड़ोसी है तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, 10 राज्योों में। इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय समुदाय है उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों का संरक्षण करना ग्राम सभा के माध्यम से। राजस्थान में पैसा एक्ट कब से लागू हुआ? भारत में 24 दिसंबर 1996। राजस्थान में पैसा एक्ट 30 सितंबर 1999 को लागू हुआ था। राजस्थान के कितने जिलों में? 8 जिलों में लागू हुए। एक तो उदयपुर संभाग, कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग में आते हैं 6 जिले, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद। उदयपुर संभाग में 6 जिले, पाली और सिरोही, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। राजस्थान के 8 जिलों में लागू है पैसा एक्ट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन थे, होमवर्क में दिए थे और उसको मैंने एनालिसिस किया है। अब चलते हैं टॉप 10 के पार्ट 4 पे, और आज अपन राजस्थान सरकार की योजनाएं डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत आपको उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें, और अच्छा लगे तो बताओ लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन टॉप 10 का, पहली योजना पढ़ लेते हैं। कौन सी योजना पढ़ेंगे आज? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैसे गांव में रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना चल रही है, कौन सी बताओ? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी के नाम पर नेशनल लेवल पे रूरल क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देने वाला एक एक्ट है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला एक एक्ट है मनरेगा। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में 100 दिन की आपको रोजगार की गारंटी मनरेगा के द्वारा दी जाती है, ठीक है, इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी जो बेरोजगार युवा है, ठीक है, उनको रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई, वो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 2008 को भारत के सभी जिलों में शुरू कर दी गई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर पहले नरेगा था, फिर मनरेगा कर दिया था। और मांगने पर 15 दिन के अंदर आपको रोजगार मिलता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, 5 किलोमीटर के दायरे में मिलता है। चलिए मनरेगा की अलग से बात करेंगे अपन। अभी जो योजना पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी इस बजट में कौन से बताओ? जो अभी आपको था 2022-23 का राजस्थान सरकार का बजट आया, ठीक है, ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च की, कौन से बताओ? ये राजस्थान सरकार की योजना है। 2022-23 के बजट में इस योजना की घोषणा हुई। इसमें लाभार्थी की आयु क्या है? 18 से 60 वर्ष का युवक को रोजगार दिया जाएगा। जो 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति है, ठीक है, उसको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मांगने पर 15 दिन के अंदर अंदर, आज मांगते हो तो आज के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने? 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। पूछ सकते हैं किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चलाई जा रही है। और ये भारत की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, यानी शहरों में रोजगार देने के मामले में ये भारत की सबसे बड़ी योजना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें यदि सामान्य कार्य की प्रकृति सामान्य है, सामान्य प्रकृति का कार्य है, तो सामग्री का अनुपात 25 और पारिश्रमिक लागत का रहेगा 75। लेकिन यदि कार्य विशेष प्रकृति का है, कार्य विशेष प्रकृति का है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, सामग्री का 75% हो जाएगा, लागत का 25। लेकिन यदि सामान्य प्रकृति का कार्य की प्रकृति कैसी है, कार्य की प्रकृति कैसी है, सामान्य प्रकृति का कार्य है तो बताओ सामग्री 25, लागत 75। लेकिन विशेष प्रकृति का कार्य है तो उल्टा हो जाएगा, सामग्री 75, लागत 25%। ये अनुपात विशेष का ध्यान रखना, ठीक है। इसी बजट में इस योजना की घोषणा की गई है। घोषणा कब की गई, एज क्या है, कितने दिन का रोजगार, लागत कितनी है, ठीक है, और किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है, और इसमें सामान्य प्रकृति और विशेष प्रकृति के कार्यों में क्या क्या रेशो है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में चलाई गई, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में चलती है। नेक्स्ट, दूसरा, वो भी इंदिरा गांधी के नाम पर थी, ये भी इंदिरा गांधी के नाम पर एक महत्वपूर्ण योजना है। कौन सी योजना है वो चेक कर लेते हैं। योजना का नाम है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। आपने ऐसा पढ़ा होगा कभी, आईएम, आई का मतलब होता है इंदिरा, एम का मतलब होता है महिला, आईएम शक्ति उड़ान योजना। ध्यान रखना, इसमें उड़ान नाम है, इस उड़ान को विशेषकर पकड़ के चलना। आईएम शक्ति उड़ान योजना, आईएम शक्ति, एक आईएम शक्ति योजना ही है, लेकिन ये आईएम शक्ति उड़ान योजना है। ध्यान रखना, उड़ान वर्ड आ रहा है इसमें, ठीक है। कब शुरू की गई? 19 दिसंबर 2021 को। ये योजना 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये डेट याद रखिए कब लॉन्च की गई। सैनिटरी उड़ान योजना के तहत क्या दी जा रही, बताओ, बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आईएम देखो, ये दूसरी योजना देखो, आई का मतलब इंदिरा, एम का मतलब महिला, और ये शक्ति, ये आईएम शक्ति निधि है, ये आईएम शक्ति निधि है, और ये आईएम शक्ति उड़ान योजना है। हल्का सा अंतर है वो आप देख लेना, दोनों में हल्का सा अंतर है वो आप एक बार देख लें। एक आईएम क्या है, आईएम शक्ति, आईएम शक्ति, आईएम का इंदिरा महिला, आईएम शक्ति ये उड़ान है और ये निधि है, बस अंतर यही है, ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी इन्हीं में कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं दोनों योजनाओं को साथ लेके आया हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये 18 दिसंबर 2019 को, ये 19 में थी, ये 21 में है, ये भी दिसंबर में, ये भी दिसंबर में, ये 18 दिसंबर को, ये 19 दिसंबर को, फर्क इतना, ये 19 में थी और ये 2021 में। 1000 करोड़ रुपए की कितने का फंड बनाया गया, निधि का मतलब था फंड, और 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया। इसके तहत महिलाओं को नया उद्योग लगाने के लिए और प्रशिक्षण देने के लिए सहायता दी जाती है, ठीक है। तो दो चीजें अलग अलग है, अच्छे से याद करके जाना। इंदिरा महिला शक्ति ये उड़ान है, और ये इंदिरा महिला शक्ति निधि है। इसको आईएम शक्ति उड़ान भी बोलते हैं, आईएम शक्ति उड़ान, आईएम शक्ति निधि। तो बताओ, इसमें उड़ान याद रखना, इसमें निधि याद रखना, ठीक है। ये 18 दिसंबर 2019 को फंड पहले बनाया, निधि पहले बनाई 2019 में, और जब फंड बना दिया फिर उड़ेगी, और उड़ेगी कब, 2021 में। ये 18 दिसंबर, ये 19 दिसंबर। बहुत महत्वपूर्ण योजना। और कितने का फंड बनाया, 1000 करोड़ का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना दोनों। इंदिरा गांधी के नाम पर एक और योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। यानी मातृत्व पोषण का मतलब है जो आपको था सुरक्षित मातृत्व है, यानी महिलाओं को आपको था डिलीवरी के समय, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना, बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना। इसके लिए बताओ, माता को क्या उपलब्ध कराना, पोषण, ठीक है। जब माता आपको पोषण मिलेगा तो बच्चे को भी पोषण मिलेगा। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये 19 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई, 19 नवंबर 2020 को। ये तीनों योजना अक्सर विद्यार्थी वहां पर एग्जाम हॉल में मिक्स कर बैठता है, इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिखी है। और ये राजस्थान के 5 जिलों में शुरू की गई, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ साथ 12 भी इसमें शामिल है। दूसरी संतान के जन्म पर महिला को दूसरी संतान के जन्म पर 5 चरणों में 6000 रुपए की राशि मिलती है। तो पूछ सकते हैं कि बताओ, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण, मां को अपने पोषण के लिए कितने रुपए की राशि मिलती है, 6000 रुपए की। 5 चरणों में 6000 रुपए की राशि मिलती है दूसरी संतान के जन्म पर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। जो गर्भवती है, जो स्तनपान कराने वाली महिला है और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए बताओ ये योजना चलाई गई है। तो देखो, ये 19 में, ये 20 में, ये 21 में, ऐसे याद कर लेना। ये 19, ये 20, ये 21। फंड बनाया 19 में, ठीक है। फिर उस फंड से पोषण दिया 20 में, ठीक है। पोषण मिल गया तो उड़ने लगी महिलाएं 21 में, ऐसा है। फंड कब दिया,
19 में। पोषण फंड्स आपके पास पैसे आ गए तो पोषण भी अच्छा मिलेगा ना। पोषण 20 में और उड़ने लगी महिलाएं 21 में। ये आपको ध्यान में रखना। तीनों इंपॉर्टेंट योजना याद करके जाएं, और तीनों में लोग बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिख दी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के नाम पर एक और योजना है, इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020 कब लॉन्च की गई? इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई। ठीक है, किस योजना के स्थान पे? पहले एक अन्नपूर्णा रसोई योजना चलती थी, उसी योजना के स्थान पर इंदिरा रसोई योजना शुरू कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था? कोई व्यक्ति भूखा न सोए, इस संकल्पना के साथ इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, 213 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के माध्यम से योजना, पहले 358 रसोइयां थी। कितनी बताओ? 358 रसोइयां थी। इस बजट में घोषणा करके कितनी कर दी? 1000 कर दी। इस बजट में 2022-23 के बजट में घोषणा करके 358 रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 कर दी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी 213 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा गांधी रसोई योजना संचालित है। प्रति थाली आपको 8 रुपए भरपेट भोजन मिलता है। 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पहले देखिए, 8 रुपए तो व्यक्ति को पहले देना पड़ता था, आज भी 8 देना पड़ता। पहले सरकार 12 रुपए देती थी, प्लेट 20 रुपए की पड़ती थी, सरकार 12 रुपए सब्सिडी देती थी। अब 8 रुपए व्यक्ति को देना पड़ता है। अब सरकार सब्सिडी देती है 17 रुपए, इस प्रकार प्लेट पड़ती है 25 रुपए। महंगाई बढ़ गई। तो बताओ, सरकार ने सब्सिडी को 12 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 12 रुपए से बढ़ा के 17 रुपए कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना, इस बजट में 12 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 17 रुपए कर दिया है। तो आपको तो 8 रुपए ही देने हैं, ठीक है, लेकिन आपको होता है सरकार की जो सब्सिडी है वो 12 रुपए से बढ़ा के कितने कर दी? सरकार की सब्सिडी अनुदान 17 रुपए कर दी। ठीक है, प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत प्रावधान किया गया। इसमें 100 ग्राम की दाल मिलती है आपको, 100 ग्राम सब्जी मिलती है, 4 चपाती और अचार की सुविधा भी है। तो पूछ सकते हैं एक नई क्या इनोवेशन हुआ? 358 रसोइयों की जगह 1000 रसोइयां कर दी। ठीक है, और सब्सिडी जो 12 रुपए दी जाती थी सरकार, उसके द्वारा कितनी कर दी? 17 रुपए कर दी। और ये कब? 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, अनुप्रीति योजना। हम राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपकी अनुप्रीति योजना। कौन सी बताओ? अनुप्रीति। यदि कोई SC ST, आपको होता है SBC MBC, ठीक है, OBC, और यदि कोई बच्चा, ठीक है, BPL बच्चा यदि IAS का एग्जाम पास करता है, UPSC का, RPSC का एग्जाम पास करता है, ठीक है, या कोई IIT IIM का एग्जाम पास करता है, तो उसको सरकार प्रोत्साहित करती है, यानी छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसे देती है। IAS प्री का एग्जाम पास करने पर 1 लाख, प्री का एग्जाम पास करने पर 1 लाख रुपए देती है। RS प्री का एग्जाम करने पर 50,000 रुपए, और IIT IIM नीट मेडिकल इनका बताओ 40 से 50,000 रुपए देती है। कौन से बताओ? SC ST OBC EWS SBC और BPL कैटेगरी का कोई बच्चा यदि IAS प्रीलिम्स पास कर लेता तो 1 लाख रुपए देती, मेंस की तैयारी कर सके वो। ठीक है, RS प्री करने में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसके बताओ? अनुप्रीति योजना के तहत दी जाती है। नेक्स्ट, नवजीवन योजना। कौन से बताओ? नवजीवन योजना, यानी अवैध शराब का कोई निर्माण कर रहा है, यदि ऐसा कोई परिवार है, ऐसा कोई समुदाय है जो अवैध शराब बना रहा है, उसका भंडार कर रहा है, उसकी बिक्री कर रहा है, उसमें वो उससे अपना जीवन चला रहा है, तो उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप ये काम छोड़ दो, आपको दूसरा और कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और आपके बच्चों को आपको होता है छात्रवृत्ति भी, पढ़ने के लिए आपको तो छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो अवैध शराब के निर्माण में, भंडारण में और बिक्री में यदि कोई परिवार या समुदाय लिप्त है, तो उसको आजीविका के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप ये काम छोड़ दो, उसकी जगह हम आपको ये काम सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो आजीविका के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनका उनका जीवन संवर जाए, उनको नया जीवन मिले, और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। ठीक है, क्लियर? तो नवजीवन योजना क्या है? अवैध शराब का निर्माण करने वाले परिवारों को कहा जा रहा है कि आप ये काम छोड़ दो, आपको सरकार दूसरा काम उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुपोषित मां अभियान, यानी सुपोषित मां अभियान का मतलब राष्ट्रीय लेवल पर चलाया गया, पूरे भारत में चलाया गया। मां कैसे होनी चाहिए? सुपोषण, अच्छा पोषण मिलना चाहिए। मां को जब अच्छा पोषण मिलेगा तो जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो राष्ट्रीय सुपोषित मां अभियान कब लॉन्च की गई? ये अभियान कब चलाया गया? 1 मार्च 2020 को। और कहां से बताओ? कोटा से शुरू हुआ था पूरे भारत में। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं राष्ट्रीय सुपोषित मां अभियान कब बताओ? 1 मार्च 2020 को। कहां से बताओ? कोटा से शुरू हुआ था पूरे भारत में। नेक्स्ट, एक और योजना है। देखिए, एक ही पेज में मैंने 4 योजना करा दी ताकि आपके एग्जाम में काम आ सके। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ठीक है, कौन सी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ये पूछ सकते हैं कब लॉन्च की गई? 1 जून 2016 को, यानी जून 2016 से इसका लाभ मिल रहा है। 6 किस्तों में 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब से? जून 2016 से। इसके कितने?
50,000 रुपए की आपको सहायता दी जा रही है। कितने किस्तों में? 6 किस्तों में। बालिकाओं का सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी आपको बालिका को लड़की के जन्म को बोझ ना समझे। लड़की के आपको है जन्म होते हैं, उसको आपको विभिन्न प्रकार की किस्तों के रूप में सहायता दी जाती है, ताकि कोई लड़की को बोझ न समझे और उसको उच्च शिक्षा भी दे सके। तो एक तो लैंगिक समानता स्थापित करना कि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, और बालिकाओं को सशक्त करना इस योजना का उद्देश्य है। राष्ट्रीय योजना जून 2016 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट योजना पालनहार योजना। कौन सी योजना? पालनहार योजना, जो पालन पोषण करता है। मान लीजिए किसी के माता पिता की मृत्यु होगी, या माता पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, ठीक है, दूसरे को आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, बच्चा अनाथ हो गया, उसका पालन पोषण कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा? उस कंडीशन में जो मान लीजिए किसी के मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई, तो उसकी मौसी है, उसका मान लीजिए कोई नाना है, या और कोई परिवार का सदस्य है जो उसको रखता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको कहा जाता है पालनहार, पालने वाला, पालनहार। यदि किसी के माता पिता या दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों को आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, और सभी जाति के अनाथ बच्चे हो गए, विधवा के, तलाकशुदा के, विशेष योग्यजन के, नाते कोई महिला नाते चली जाती है, कुष्ठ या एचआईवी पीड़ित कोई माता पिता है, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पालनहार योजना के तहत यदि उनकी आयु 0 से 6 वर्ष है, ठीक है, 6 वर्ष से कम है, 1500 रुपए प्रति माह, ठीक है, आंगनबाड़ी में जाना जरूरी। यदि बच्चा 0 से 6 वर्ष का है, आंगनबाड़ी में जाता है, तो उसको 1500 रुपए मंथली मिलेंगे। यदि 6 से 18 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, और विद्यालय जाना कंपलसरी है, विद्यालय जाता है, तो 2500 रुपए प्रति माह की सहायता मिलेगी। यानी जो उनको पालता है उनको 1500 रुपए प्रति माह और 2500 रुपए प्रति माह। पहले ये राशि 500 रुपए और 1000 थी, 500 और 1000 थी। इसको सरकार ने अभी बढ़ाया, बढ़ाने के कारण ये योजना चर्चा में आ गई। जैसे ही बढ़ाया, बढ़ाने के कारण योजना चर्चा में। तो योजनाएं तो बहुत सारी चलती है, यही योजना क्यों करा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये अभी हाल ही में काफी दिनों से चर्चा में है, ठीक है। तो बताओ 0 से 6 वर्ष वालों को पूछे तो 500 मत कर देना, अब 1500 करना है। 6 से 18 वर्ष वालों को पूछे तो 2500 रुपए प्रति माह आपको तय पालनहार को दिए जाते हैं, और साल में 2000 रुपए भी दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को कपड़े जूते भी दिलवाया जा सके। 2000 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं, ये तो मंथली मिलता ही मिलता है, ठीक है, 1500 और 2500, 2000 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं। कौन सी योजना? पालनहार योजना। नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, यानी कोरोना के दौरान आपको पता है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ होगी, जिनके पेरेंट्स की क्या होगी? डेथ होगी, ठीक है, या जिनके कई महिलाएं हैं जिनके आपको पति की डेथ होगी तो वो विधवा हो गई। तो उन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, बच्चों का कल्याण करने के लिए योजना चलाएगी। यदि कोई बच्चा जिसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई कोविड के कारण, अनाथ हो गया कोई बच्चा, ठीक है, तो उसको तात्कालिक सहायता 1 लाख रुपए मिलती है। तत्काल सहायता सरकार 1 लाख रुपए देती है, ठीक है। और 18 वर्ष की आयु जब तक नहीं हो जाती उस बच्चे की, तो 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, और साल में 2000 एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं। हर साल 2000 एक्स्ट्रा, 2500 रुपए हर माह दिए जाते हैं। 18 वर्ष की आयु जब उसकी पूरी हो जाती है तो सरकार उसको 5 लाख देगी, ठीक है। सोच ली कितनी अच्छी स्कीम है। कोविड के कारण यदि कोई बच्चा अनाथ हो गया तो उसको तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, ठीक है। और 18 वर्ष तक हर महीने 2500 मिलेंगे। 18 वर्ष की आयु पूरे होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने? 5 लाख। और 12वीं तक की एजुकेशन निःशुल्क दी जाएगी, और बहुत सारी आपको डे बोर्डिंग हाउसी आवासीय विद्यालयों में प्राथमिकता उसको दी जाएगी। ये योजना शुरू कब हुई? 25 जून 2021 को। योजना कब बताओ? 25 जून 2021 को शुरू हुई थी। ये डेट याद रखें, ठीक है। और इसके तहत तत्काल सहायता याद रखें, 18 वर्ष से पूरा होने के बाद 5 लाख, और 18 वर्ष तक हर महीने 2500 रुपए। ये आपको ध्यान रखना। यदि किसी के महिला के पति की मृत्यु होगी कोविड के कारण, यदि महिला विधवा हो गई तो उसको 1 लाख रुपए आपको तत्काल सहायता के रूप में मिलेंगे, और हर महीने 1500 रुपए के रूप में पेंशन मिलेगी। यदि विधवा के बच्चे, जो विधवा के बच्चे हैं, जो विधवा हो गई महिला, उसके बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की आपको तो पेंशन मिलेगी, यानी आपको सहायता मिलेगी 18 वर्ष के उम्र तक, 18 वर्ष के उम्र तक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, 7 सूत्री कार्यक्रम। कौन सा बताओ? 7 सूत्री कार्यक्रम। साफ सुथरा नहीं है, 7 सूत्री कार्यक्रम, यानी इसमें 7 फंक्शन है, 7 सूत्र बताए गए कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, वुमेन इंपावरमेंट कैसे हो सकता है, महिलाएं सशक्त कैसे हो सकती है। तो 7 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण। ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है? ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आपको होता है इंपावर्ड करने के लिए, वुमेन इंपावरमेंट के लिए चलाया गया। तो महिलाओं को सशक्त क्वेश्चन आ सकता है। 7 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त करना। और 7 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन होते हैं बताओ? इस कार्यक्रम के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। 7 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। 7 लक्ष्य कौन कौन से हैं बताओ? महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना, शिशु मृत्यु दर में क्या लाना? कमी लाना,
जनसंख्या स्थिरीकरण, जनसंख्या को नियंत्रित करना, स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम करना, 10वीं तक बालिका शिक्षा अनिवार्य है, कम से कम 10वीं तक बच्ची पढ़े, ठीक है, और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना महिलाओं को, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह द्वारा उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लक्ष्य हैं 7 सूत्री कार्यक्रम के। ये लक्ष्य याद करके जाएं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं 7 सूत्री कार्यक्रम का कौन सा लक्ष्य है या नहीं। ये 7 लक्ष्य हैं और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, और 7 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। एक और कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम, बीसू का 20 सूत्री कार्यक्रम बीसू का, ये 1975 में लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय, 1982, 86 और 2006 में संशोधन किया गया, और अभी वापस कब से लागू हुआ? राजस्थान में, वापस राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 से, क्योंकि 2006 में संशोधन करा और राजस्थान में लागू हुआ वापस 1 अप्रैल 2007 से। इसके 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और अभी उपाध्यक्ष कौन सा, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अभी उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रभान। ये क्वेश्चन याद करके जाना, 20 सूत्री कार्यक्रम के अभी उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चंद्रभान है। 20 कार्य, देखो इसमें 7 सूत्र बताएं, इसमें 20 सूत्र बताएं। इन 20 सूत्र बताएं, उसका उद्देश्य गरीबी को दूर करना, जीवन स्तर में सुधार करना, सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये 20 सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य है। 20 सूत्र लिखे हैं, वैसे तो याद करने 20 के 20 भी पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है, लेकिन आपको 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबी दूर करना, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार करना, सुरक्षित और जिम्मेदार व्यक्ति बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और इसके उपाध्यक्ष पूछ ले अभी डॉक्टर चंद्रभान, अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते ही हैं। कब शुरू की गई और लेटेस्ट कब से शुरू हुआ? तो 7 सूत्री कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी को दूर करने के लिए, ये आपको दोनों कार्यक्रम याद करके जाना। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना तो काफी चर्चा में रहती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। इसके तहत 1597 रोग पैकेज, कितने बताओ? 1597 जो आपको रोग है, जो बीमारियां हैं, उनके पैकेज उपलब्ध है इसमें। इसमें 850 रुपए वार्षिक, वार्षिक मतलब साल में, यदि कोई भी व्यक्ति इसमें इंश्योरेंस कराना चाहता है तो उसको 850 रुपए साल का प्रीमियम देना पड़ता है। 850 सरकार देती है और 850 ही जो बीमा कराता है वो व्यक्ति देता है, यानी 50-50% दोनों को देने पड़ते हैं। 850 सरकार देगी और 850 ही जो बीमित व्यक्ति जो बीमा कराएगा उसको देना है। तो 850 कितने हो गए? ठीक है, तो 1700 रुपए हो गए जो आपको देने होते हैं साल के अंदर। 50% सरकार देती है, 50% इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति देता है। इसमें अब तक कितने परिवार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 1.33 करोड़ परिवार का इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बीमित राशि कितनी है? 10 लाख, ये इंपॉर्टेंट है। पहले 5 लाख रुपए राशि थी, इस बजट में आपको घोषणा करके कितनी कर दी? 10 लाख कर दी। 5 लाख से कितनी कर दी? 10 लाख। तो बस ध्यान रखना, 5 लाख से कितनी कर दी? 10 लाख कर दी। इसी बजट में घोषणा की, इसी बजट में 5 लाख से बढ़ा के कितने कर दिए? 10 लाख कर दिए। ठीक है, पहले 5 लाख थी, ठीक है, 5 लाख का आपको इलाज मिलता था, अब 10 लाख का मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। भर्ती से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको इलाज मुफ्त मिलेगा 5 दिन पहले और आपको डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक। चिरंजीव कार्ड यदि आपके पास नहीं है और आप निःशुल्क उपचार, गरीब व्यक्ति निःशुल्क उपचार चाहते हो, तो जिला कलेक्टर निर्देश दे सकता है उस हॉस्पिटल को जिसके माध्यम से आपको इसकी योजना के तहत लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट, और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको तय? दूसरे आपको तय बैंकों के द्वारा विदेशों की सहायता से संचालित हैं। ठीक है, तो बाह्य सहायता से संचालित योजनाएं, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आजकल। ठीक है, कौन सी योजना किसके सहयोग से चल रही है? राजस्थान में कौन सी योजना किसके सहयोग से चल रही है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है, इसका दूसरा चरण है, ये जीका के सहयोग से। सर ये जीका क्या होता है? बार बार आता है, जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इसको बोलते हैं जीका, ये जापान की कंपनी है। तो जब भी जीका लिखा है, जापान की कंपनी, जापानी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ये भी जीका के सहयोग से चल रही है। ठीक है, वन वाली, वन नाम आते हैं आप समझ जाना, जीका। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति और फ्लोरोसिस, नागौर में जल की आपूर्ति, और नागौर में और अजमेर में फ्लोराइड की समस्या, कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, तो जलापूर्ति और फ्लोरोसिस नाम आते हैं, आप समझ जाओगे, ये भी जीका के सहयोग से संचालित है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल क्षेत्र में आजीविका का सुधार करने के लिए बताओ, ये भी जीका के सहयोग से चल रही है। तो 3, एक तो वानिकी वाली, एक आपको तो फ्लोरोसिस वाली और एक आजीविका वाली, तीनों जीका के सहयोग से चल रही है। ठीक है, राजस्थान अभी आपको ये पूछा था, ठीक है,
कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में पूछा था आजीविका वाला, और हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र में विकास के लिए ये एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसका मुख्यालय मनीला, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा संचालित है शहरी क्षेत्र। और नगरीय क्षेत्र, ये नगरीय क्षेत्र भी एडीबी के द्वारा, किसके द्वारा, एडीबी है। ठीक है, तो जिसमें शहरी और नगरीय आ जाए आप समझ जाना एडीबी। कारण मैं हिंट बता रहा हूं, वन फ्लोरोसिस आजीविका जीका, शहरी और नगरीय, शहर बोल दो नगर बोल दो, एडीबी के द्वारा। देखो राजमार्ग कार्यक्रम 2 है, ये राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, देखो नाम सेम है, राजस्थान राज्य राजमार्ग, ये निवेश कार्यक्रम है और विकास कार्यक्रम। निवेश कार्यक्रम तो एडीबी के द्वारा संचालित है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और विकास कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित है। ये बाद में मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं क्लू बता रहा हूं। निवेश कार्यक्रम आ जाए तो बताओ एडीबी के द्वारा, विकास कार्यक्रम आ जाए तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विकास बाकी नाम सेम ही है, राजस्थान राज्य राजमार्ग, निवेश कार्यक्रम तो एडीबी के द्वारा है और विकास कार्यक्रम है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, बांध का नाम आ जाए, बांध पुनर्वास, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बांध वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, रेगिस्तानी जल क्षेत्र पूर्ण, रेगिस्तान में जो जल क्षेत्र है, रेगिस्तान में या मरुस्थल में जो जल क्षेत्र का पुनर्रचना करने के लिए ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा संचालित है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये जर्मनी की केएफडब्ल्यू कंपनी है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर केएफडब्ल्यू। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहां है, तो ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, इन जिलों में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। तो ये भी पूछा जाता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ का है। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, हनुमानगढ़, इनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। ठीक है, और ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना जर्मनी के केएफडब्ल्यू, ठीक है, इनके द्वारा संचालित, केएफडब्ल्यू कंपनी के द्वारा संचालित है। तो रेगिस्तान वाला पूछ ले तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, राजमार्ग में विकास वाला पूछे तो वर्ल्ड बैंक, निवेश वाला पूछे तो एडीबी। ठीक है, शहर और नगर कोई सा भी आ जाए एडीबी। ठीक है, वानिकी, फ्लोरोसिस और आजीविका आ जाए तो जीका। तो ये परियोजना एग्जाम में बहुत पूछ जाती है। ठीक है, और आपको बता दूं जो मेट्रो, आपको होमवर्क आपसे मेट्रो परियोजना, जयपुर मेट्रो परियोजना है, वो भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित है। जयपुर मेट्रो परियोजना की शुरुआत 3 जून 2015 को हुई थी और ये भी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से संचालित है। तो जयपुर मेट्रो परियोजना में किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित है। तो ये परियोजनाएं हैं, हर एग्जाम में यहां से याद रखना, एक ना एक क्वेश्चन पूछता है कौन सी परियोजना किसके द्वारा संचालित है। 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किसके द्वारा संचालित है या नहीं, अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 परियोजनाएं। आप चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की परियोजनाओं का एक और लेक्चर लेके आए, कमेंट बॉक्स में इस लेक्चर के बारे में अपने अमूल्य विचार जरूर दें। ठीक है, कैसा लगा, ठीक है, ये लेक्चर आपको, ये जरूर अपने विचार अभिव्यक्त करें, कि विचार अभिव्यक्त करने से टीचर का हौसला अफजाई होता है। उसे लगता है कि आपका मेरे द्वारा कराया गया कंटेंट आपको कितना पसंद आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरे द्वारा कराया गया कंटेंट आपके लिए कितना उपयोगी है और कितना आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यदि आप मेरे द्वारा लाए गए कंटेंट्स को पसंद कर रहे हो तो राजस्थान सरकार की परियोजनाओं का एक और वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ये लगभग 15 से 16 योजना मैंने करवाई है। 15-16 योजना एक और लेक्चर में करवा देंगे तो फिर राजस्थान सरकार की योजना हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आज के कमेंट बॉक्स के प्रश्न पे। जिस प्रकार पिछले लेक्चर में भी आपने ढेर सारे आंसर दिए थे, ढेर सारे विद्यार्थियों का आंसर आए थे। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि इस बार भी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अभिव्यक्त जरूर करें और इससे मुझे यह पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। ठीक है, अब देखिए कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है आज कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सूचकांक 2.0, एक तो था 1.0, ये 2.0 है, ये 2021 में जारी किया गया था। तो बताओ राजस्थान सतत विकास लक्ष्य 2021 बोल दो या 2.0 बोल दो, उसमें पहले स्थान पे कौन सा जिला है और अंतिम स्थान पे कौन सा जिला है। कि राजस्थान सतत विकास लक्ष्य 2021 बोल दो या 2.0, उसमें आपको तो पहले स्थान पे और अंतिम स्थान पे कौन सा जिला है। एक क्वेश्चन तो ये कमेंट बॉक्स में बताना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई, ठीक है, इसकी डेट आपको बतानी है। ठीक है, ये 2 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, 2 लाइन जरूर अवश्य लिखें और कितना उपयोगी साबित हो रही है। ठीक है, ये आप टॉप 10 सीरीज उसके बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।